नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए। कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन का अंदेशा है, लेकिन कोविड से उभरे हाहाकार के हालात में जनता को सत्ताधारियों से क्या उम्मीद है, ये किसी से छिपी बात नहीं। उन्हें न सिर्फ तात्कालिक तौर पर कोविड की मार से राहत चाहिए, ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवाइयां, ये सब चीजें चाहिए। साथ में बुनियादी सुविधाओं का जीर्णोद्धार की भी उम्मीद है, जिससे फिर मौत की मार उन पर ना पड़े। व्यवस्थाओं की कमी के कारण अब रोटी, कपड़ा, मकान के साथ अब जान की भी नौबत आ गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जनता को कोरोना से मारा या सिस्टम ने नाकारा है पूरी तरीके से। ये वो सवाल हैं इसलिए क्योंकि समूचे देश का हेल्थ सिस्टम इस बार की मार में घुटने पर आ गया है। इसलिए लॉकडाउन या फिर से विचार किया जा रहा है। देश में कोविड से रोज हो रही मौतों से त्राहिमाम मचा हुआ है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण से हर तरफ सिर्फ निराशा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बेबस हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। कोविड के नियंत्रण में विफलता और अस्पतालों की बदहाली से आहत सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। कोविड मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना बताता है कि देश की सरकारें ठीक से अपना काम नहीं कर रही हैं। कोविड महामारी के समय कुंभ का आयोजन, बड़ी बड़ी चुनावी रैली, भीड़भाड़ पर नियंत्रण नहीं, आवाजाही नियंत्रण आदि के चलते देश एक बार फिर से संकट में घिर गया है। अब सत्ता के लिए कोविड के हालात में वोट के लिए जंग करने वाले सियासतदानों को ये जवाब देना होगा कि सत्ता पर काबिज होने के बाद ये बेसुध होकर क्या स्वार्थ की राजनीति करते रहेंगे या फिर सिस्टम को सुधारने का भी काम करेंगे। रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजों में बंगाल ने सबसे ज्यादा चौंकाया है। बंगाल में 9 एग्जिट में से 5 में ममता बनर्जी की तृणमूल को बहुमत हासिल होता दिख रहा है या फिर वो उसके काफी करीब है। 3 पोल्स में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। यहाँ के सभी रुझानों में तृणमूल को सीटों का नुकसान साफ दिखाई दे रहा है और बंगाल में आसार हंग असेंबली के भी बन सकते हैं। तमिलनाडु में जहां पहली बार जयललिता और करुणानिधि के बगैर विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहीं तमिलनाडु में द्रमुक की वापसी के रुझान है। केरल की बात करें तो सभी 6 रुझानों में सत्ता एलडीएफ के पास जाती दिख रही है। उधर पुडुचेरी में कांग्रेस सत्ता में है। पुडुचेरी के 5 रुझानों में 4 में सत्ता का बदलाव दिख रहा है, जिनमें भाजपा और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। सत्ता का बदलाव भले ही हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या निजाम बदलने से हालात सुधरेंगे। दरअसल केवल चुनावी राजनीति से देश नहीं चलता है। देश सिस्टम से, जिम्मेदारी से, जवाबदेही से चलता है, जो कि बनाना पड़ता है। देश का दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद से ही सरकारों का जोर सिस्टम बनाने पर नहीं रहा, जिम्मेदारी लेने पर नहीं रहा और न ही जवाबदेही तय करने पर रहा। बड़ी से बड़ी आपदा आई, सरकारों ने सबक नहीं लिया। अब कोविड ने तो पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। सियासतदानों की नाकामी पर से पर्दा भी उठा दिया है। कोविड से लड़ने के लिए ना तो कोई प्लान नजर आ रहा है और ना ही संसाधन। बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की कमी। दरअसल सरकारों ने कभी भी देश में पारदर्शी, समावेशी, जिम्मेदार की जवाबदेह सिस्टम बनाने की जहमत नहीं उठाई। देश में हमेशा चुनावी राजनीति हावी रही, जिसके लिए लोक लुभावन वादे किए जाते रहे। जाति धर्म क्षेत्र के बंटवारे की सियासत होती रही। सत्तासीन दलों का समूचा ध्यान चुनाव जीतने के लिए फैसले पर रहने लगा। इसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। देश में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था का ढांचा मजबूत ही नहीं हो पाया। सड़क, रेल, बिजली, पानी, रोजगार जैसे मुद्दे गौण होते गए। आज जब देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है, तो पता चल रहा है कि हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमराई हुई है। निजी स्वास्थ्य व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। इसकी कीमत जनता जान देकर चुका रही है। इन हालातों में क्या सत्ता परिवर्तन से हालात सुधरेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तैयारियां पहले से क्यों नहीं की जा रही हैं। उधर अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, असम की बात की जाए और खासतौर पर पुडुचेरी की बात की जाए, केरल की बात की जाए और साथ ही तमिलनाडु की बात की जाए, तो वहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिला जुला एक जो कहा जा सकता है कि एक रुझान देखने को मिल रहा है। और एग्जिट पोल के जो अभी तक नतीजे सामने आए हैं, उसमें से अगर कुछ में टीएमसी को बढ़त है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी बढ़त दिखाई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मान लीजिए अगर सत्ता बदलती भी है, चाहे फिर वो असम हो, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे फिर वो पुडुचेरी हो, चाहे फिर वो केरल हो, चाहे फिर वो तमिलनाडु हो, लेकिन क्या सत्ता के बदलने के बाद सिस्टम बदलेगा, हालात बदलेंगे
व्यवस्थाएं बदलेंगी और उसके साथ साथ जो संसाधन होने चाहिए कोरोना काल में आम जनता के लिए, क्या उसमें किसी तरीके की कोई भी सुदृढ़ता देखती उनको मिलेगी? ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सिस्टम वैसा का वैसा रहता है, सत्ता बदलती रहती है। तो यहाँ पर आपको बताएं कि फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो हालात हैं कोरोना काल के चलते, उसके चलते हाईकोर्ट भी लगातार सक्रिय बना हुआ है और लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर व्यवस्थाएं क्यों ढीली पड़ रही हैं, सिस्टम क्यों कोलैप्स हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से 2 मई को बाकायदा नतीजे सामने आने हैं और उस बाबत जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ एग्जिट पोल का कहना यह है कि सत्ता में बदलाव नहीं होगा, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में। वहीं पर दूसरे कुछ एग्जिट पोल है, उनका कहना यह है कि सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी को भी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई हैं। लेकिन सत्ता बदलने के बाद क्या सिस्टम बदलेगा? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रमन मलिक हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही विजय कौशिक है, नेता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ है, जो कि नेता टीएमसी है, वो भी हमारे साथ है। और राहुल लाल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ हैं। और उसके साथ साथ मोहम्मद अली शाह, जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रमन मलिक जी, कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें से 9 में से 5 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन्होंने ये बोला है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता नहीं बदलेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ममता बनर्जी एक बार फिर से विराजमान हो सकती हैं। माथे पर बल बढ़ रहा है क्या? चिंता हो रही है इस बात को लेकर? क्योंकि मेहनत तो बहुत की गई है बीजेपी की तरफ से। आपको माथे पे बल नजर आ रहा है क्या? लेकिन अंदर खाने तो चिंता हो सकती है ना? कोई चिंता नहीं। हमारे को सिर्फ इस समय 2 चिंताएं हैं। एक, जिस प्रकार से महामारी का फैला है उसको कैसे संभालना है, और उसमें जो चीजों की जरूरत जहां जहां है उसको कैसे पहचानिए। दूसरी चिंता ये है कि जो लोग अभी तक अपने आप को सिंडिकेट के राजा समझते थे, जब वो हारेंगे तो वो कानून व्यवस्था को ना बिगाड़ें, वो कानून और लोगों की जान को ताक पे ना रखें। ऐसी परिकल्पना है कि उनको इस तरीके के कुकृत्य करते हुए रोका जाए, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी बनते हुए रोका जाए, जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी पेड़ों पे लोगों को लटका देती थी मार के, वैसे काम ना करें, इसकी चिंता ज्यादा है। यानी कि आप उन एग्जिट पोल को पूरी तरीके से नकार देते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि टीएमसी फिर से सत्ता में आ सकती है, उन एग्जिट पोल को आप पूरी तरीके से नकार रहे हैं? देखिए, हमने जो काम करा है वो हमको पता है, और इतनी चीज जरूर बता सकता हूं कि 2 तारीख को मेरी दीदी की विदाई है, आप जरूर आइए। जी बादल जी, सुना आपने। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई एग्जिट पोल ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ट्रिपल नंबर में आ सकती है। चिंता हो रही है क्या? जी, आवाज मिल रही है आपको बादल साहब? हाँ, मिल रहा है जी। सवाल ये है कि कई एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त पे दिखा रहे हैं ट्रिपल नंबर के साथ। मैं आपको काल से मैं सुबह से शाम रात तक मैंने बहुत सारे चैनल में मैंने बैठा था। मैं दो चार चैनल जो एग्जिट पोल जो निकाला, देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, फिर से बोल रहा हूँ, एक चैनल है जी, और कुछ नहीं कह रहा हूँ, 185 भाजपा, और एक चैनल दिखा रहा है 175 भाजपा। लेकिन 5 चैनल, मैं 1991 नरसिम्हा राव से इंद्र कुमार गुजराल, 13 दिन का भाजपा जी, 13 महीना का भाजपा जी, 5 साल का भाजपा जी, मनमोहन सिंह का, और बहुत सारे विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल मैंने देखा। इतना डिफरेंस मैंने आज तक नहीं देखा। मैं यही कहूंगा, भाजपा का जो राम के नाम पर वोट मांगा, सबका साथ सबका विकास, और देश को कोरोना फैलाना, और हर राज्य में, हर जिला में, हर शहर में, हर गांव में टीका जल रहे मैडम, लोग विश्वास नहीं किया। पूरे देश में, न केरल में तो भाजपा को विश्वास कभी नहीं करता है, तमिलनाडु में नहीं करता, कर्नाटक में थोड़ा इधर उधर करके ये गवर्नमेंट है,
आसाम में मैं कह रहा हूँ, जावेदर कह रहा हूँ, आसाम में कांग्रेस का गवर्नमेंट आएगा, बंगाल में टीएमसी तो जरूर आएगा। मैं दावेदार कह रहा हूँ 211 था, उसमें थोड़ा कम होगा और उसमें 70 से 190 से ममता बनर्जी हैट्रिक कर रहे हैं। और आप ही का चैनल में आज चैनल में कैसे एला होगा शुरू हुआ था, उसका सिटी फिर से मैदान का जो सिटी होता है वही सिटी में फिर से बजाऊंगा। और मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा का घर में रसगुल्ला जरूर भेजूंगा मैं, खिलाऊंगा उनको रसगुल्ला। देश को बर्बाद करने वाला आदमी जो देश को बर्बाद कर दिया, वही साधु बन के पूरा देश घूम रहा है। मैडम जानते, गजवान ने सुना था, चोर को चोरी करने के बाद साधु बन के घूमता है। और कुछ डकैत है, डकैती करने से पहले मंदिर में जाते पूजा करने के लिए। आप खुद जानते हैं, पूरा देश जानते हैं, रेल को बेच रहे, पेट्रोल का दाम कितना है, गैस का दाम कितना है, महंगे कितना बढ़ गया, इसमें कम्युनिस्ट का महंगे कितना हो गया, पूरा देश चल रहा है, सीधा चल रहा है। आज पूरे विश्व से भीख मांगना पड़ता है, चाइना से भीख मांग रहा है, भाई किट भेजो, वैक्सीन भेजो, कुछ भेजो। पाकिस्तान से बांग्लादेश बोल रहा है मैं तुमको हेल्प करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है, जो देश पूरा पृथ्वी को पूरा वर्ल्ड को दिखाता है, दिखाता है। ठीक है भाई साहब, कुछ खा के आए हैं क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, खा ठीक के है, आए हैं, कुछ सुन के आए हैं? ठीक है, कहा ले गया मोदी जी देश को? ठीक है। विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, ठीक है, अब रुक जाइए जरा, रुकिए बादल जी, आपकी बात आगे पूरी, आपकी बात आ गई ना, आपकी बात आ गई बादल जी, ठीक है, मोदी अमित शाह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, है, ठीक है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस को आप कितना फाइट में देख रहे हैं? पांचों राज्यों में कांग्रेस कितनी फाइट में है? मैं आपको गारंटी देता हूँ हाँ, कि पश्चिम बंगाल जहाँ के लिए भाजपा इतने सपने देख रही है, भाजपा के सारे सपने टूट जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बगैर किसी सरकार नहीं बनेगी, एक बात आप निश्चित जानिए। दूसरी बात, असम में हमारा प्रदर्शन शानदार रहेगा, हमारी सरकार बनेगी। केरल में भी हालात हमारे अनुकूल हैं। और ये जो जितने भी हम जो देख रहे हैं कि चुनाव से पूर्व वोटिंग के बाद के जो हम रुझान देख रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, ये जब मतगणना होगी तो आप देखेंगे कि इनमें और जो जमीनी हकीकत है उसमें जमीन आसमान का अंतर निकलेगा। क्योंकि भाजपा की परिस्थिति क्या है कि केवल एक माहौल पैदा करना, जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना हो चाहे ना हो, इन्हें केवल एक माहौल पैदा करना होता है कि जिससे ये लोगों की आंखों में धूल झोंक कर कैच कर सके उस चीज को। जैसे माननीय मोदी जी बंगाल चुनाव के लिए टैगोर जैसी लुक बनाकर घूमने लगे चुनाव में। और जब देश को जरूरत थी कि भी कोरोना के मामले में बचाव करने की, क्योंकि ये जो ब्रिटेन वाला वायरस है, कुछ महीनों पहले आ गया था डबल म्यूटेंट वाला वायरस, करीब 22 लोगों में ये डिटेक्ट हुआ था शुरुआत में। जरूरत तो थी कि भी सरकार उसको लेकर तैयारी करती, लेकिन सरकार ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल को झोंक दी। आऊंगी आपके पास रमन जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस। देश को कोरोना की असफलता की उस आग में झोंक दिया है जहाँ से इसकी भरपाई नहीं हो सकती कभी भी। जिन परिवारों से लोग मरे हैं, कोई ऑक्सीजन की कमी से, कोई बेड न मिलने के कारण, कोई इलाज न मिलने के कारण, उनके कौन आंसू पहुंच सकता है? कोई नहीं पहुंच सकता। लोगों को बर्बाद कर दिया सरकार ने। अब क्या कर रहे हैं कि अब इनके पास इनकी स्थिति ऐसी है जैसे जब कबूतर के पास बिल्ली आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो ऐसे लॉकडाउन करके अब ये परिस्थितियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आज हमारे देश की स्थिति यही है कि माननीय मोदी जी केवल जुमलेबाजी में व्यस्त हैं, अमित शाह जी जुमलेबाजी में व्यस्त हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लॉकडाउन लगा देंगे, गरीब आदमी कैसे जिएगा? आप ये बताइए ना, उसकी किसी को चिंता नहीं है। ठीक है, जब लॉकडाउन ना लगाए तब भी समस्या है, लॉकडाउन लगाते तब भी समस्या है। खैर ये बताइए कि कितने राज्यों में अब कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेकर उम्मीद कर रहे हैं? हेलो विजय कौशिक जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, मुझसे पूछिए। कितने राज्यों में अब कांग्रेस की गवर्नमेंट की उम्मीद कर रहे हैं? असम, केरल, कहाँ पर? देखिए, असम में हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, केरल में हम उम्मीद कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हम गठबंधन सरकार की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पे आपने पहले से ही हथियार डाल दिए हैं? वहाँ पर पहले से हथियार डाले हुए हैं? देखिए, वहाँ तो हम गठबंधन के साथ ही लड़ रहे हैं चुनाव में। ठीक है, तो सरकार हमारी बनेगी तो बनेगी तो गठबंधन की ना। इसी तरीके से असम में हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम तमिलनाडु, मतलब कहीं पर भी अपने पैरों पे पूरी तरीके से नहीं खड़े हैं ना, गठबंधन के साथ ही हैं। 20 साल में बेचारा बच्चा नहीं खड़ा हुआ, ये क्या खड़े होंगे?
रमन जी रुक जाइए थोड़ा सा, इनकी पार्टी आपको भी टाइम देंगे पूरा बात क्यों करने पड़े चुनाव में? ठीक है, ठीक। आप मुझे बताइए ना, अगर ये अपनी पार्टी को इतना ही महान मानते हैं तो इनकी पार्टी क्यों क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है? हाँ, उसका जवाब दे देंगे ना रमन जी, ठीक है, उसका जवाब दे देंगे रमन जी। मोहम्मद अली शाह साहब, सीपीएम के लिए कितनी उम्मीद है? जी देखिए, सीपीआईएम ने पूरा अपना काम करा था इस लॉकडाउन में, पैंडेमिक में, इलेक्शन के दौरान, लेकिन आप भी ये बात मानेंगी कि कहीं पे भी सीपीआईएम लेस नजर नहीं आए, है ना? वो इसकी वजह क्या है? आप देखिए, पैंडेमिक चल रहा है और लोग इतनी नेशनल इमरजेंसियां रखी है, लोग यहाँ पे मर रहे हैं, उसमें उतर के लोग ऑन ग्राउंड जाके कैंपेनिंग करेंगे। पानीगंज से सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं, वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब, उनको कोविड हो गया था, उन्होंने 7 बार अपना प्लाज्मा डोनेट करा, 7 बार। उन्होंने कितने की जान बचाई है, अपनी जान पे खेल के उन्होंने काम करा, केवल इलेक्शन का ही नहीं। जैसे रमन मालिक साहब कह रहे थे, मैं ये बहुत इज्जत करता हूँ, बिल्कुल सही कहा था इन्होंने, लेकिन मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी जो है वो मान रही है कि असम में जो प्री पोल हुए हैं, एग्जिट पोल हुए हैं, वो एग्जिट पोल इस तरीके से सही मान रहे हैं उनको, ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल में दिखा रहे हैं कि एग्जिट पोल जो कि रिलायबल नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ बिल्कुल, हर बार नहीं होते रिलायबल। और मगर क्योंकि एग्जिट पोल बंगाल में आए कि टीएमसी जीत रही है, बीजेपी वहां पे उनको मानने में तैयार नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो सीपीआई की क्या स्थिति मैं बताता हूँ, 100% पालीगंज से तो ये सीट कंफर्म है, फवाद हलीम की सीट तो 100% कंफर्म है ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो सीट है, मैं मानता हूँ कि अब केरला में सीपीआई ने बड़ा अच्छा कर दिया और सीपीआई में एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं कि भाई हाँ वहां पे सीपीआई आएगी। अब संयुक्ता मोर्चा जो है एकजुट होके अगर ममता बनर्जी सत्ता में आती है तो उनके पास कोई चारा भी नहीं होगा कि वो फिर संयुक्ता मोर्चा या सीपीआई से हाथ मिला के पूरी फुल पावर में तब आएंगी वो। अच्छा। अब अगर जैसे 292 सीट में से एग्जिट पोल बता रहे हैं उनको 152 सीट बता रहे हैं उनको, अगर ऐसा हुआ कि उनको 142 सीट आए तो उनको हाथ लाना पड़ेगा सीपीआई से। अच्छा, ठीक है, मतलब आप सहारा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं कि जब सहारे की जरूरत पड़ेगी तो हम बैठे हुए हैं सहारा देने के लिए? नहीं, जरूर नहीं, आप इसके बारे में विचार करेंगे, इसके बारे में पार्टी निर्णय लेगी और डिसाइड करेगी कि हाँ उनके साथ हाथ नहीं, उम्मीद तो लगाकर बैठे हैं ना आप, इशारे का इंतजार है बस। विचार करेंगे, विचार नहीं, पार्टी विचार करेगी ना इसके ऊपर अल्टीमेटली तो पार्टी विचार करेगी। ठीक है रमन जी। देखिए, एक बड़ा विशुद्ध समीकरण सा है कि वहां केरल में तो कौन जीतेगा ये बात है, बंगाल में आपको उम्मीद है केरल में? सुनिए तो सही, मैं वहां केरल की भी बात करता हूँ। केरल में कौन जीतेगा ये बात है, बंगाल के अंदर हम कैसे डबल डिजिट में आए, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए ये विषय है। जहां तक आसाम की बात है, आसाम में ये विपक्ष में आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। बंगाल के अंदर दीदी बबुआ सब बैठ के विपक्ष में बैठेंगे, उसमें भी कोई चिंता हमारे को नहीं है। बाकी जहां तक दूसरी स्टेट हैं, केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में, तीनों जगह हमारा प्रदर्शन इनको घबराने लायक स्थिति में पहुंचाएगा। और कल की आपको एक बात बताता हूं, एक चैनल के ऊपर एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जो अपने आप को सेकुलरिज्म का झंडा लिए घूमने वाले प्रसिद्ध करते हैं। हाँ। वो और एक और पत्रकार बात कर रहे थे चुनाव के विश्लेषण पे ही। तो उन्होंने पूछा कि अगर केरल में लेफ्ट जीत जाती है तो वेयर डज इट लीव राहुल गांधी? तो उसका जवाब मिला दूसरे पत्रकार से, इन दी ओशन, महासागर में। तो जब ऐसे पत्रकार जो कि कांग्रेस का भी साथ लेते हैं, कई बारी न्यूट्रल भी माने जाते हैं, अगर वही ये बातें करने लग जाएं तो एक अजब की विडंबना है, वो भी लाइव टीवी पे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि जो देश के लिए जीते मरते हैं उनको लोग प्यार करते हैं। ठीक है। आप दीदी की विदाई 2 तारीख को देखेंगे, आसाम में दोबारा से भाजपा की सरकार भी देखेंगे और साथ साथ एक प्रचंड
उद्गार के साथ दक्षिणी राज्यों के अंदर भाजपा की जो इलेक्टोरल विजय है उसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है। एक बात बताइए मोहम्मद जी कि जो अभी देखा जाए पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो सीपीआईएम का अपना एक रिकॉर्ड रहा है, अपना इतिहास रहा है। एक दौर वो भी था जब तूती बोला करती थी, अब एक दौर ये है कि आप बाकायदा सहारा देने के लिए तैयार हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। ये जो परिस्थितियां हैं उस चलते क्या मानकर चला जाए कि भविष्य अपने को लेकर, खासतौर पे सीपीआईएम की बात की जाए तो अपने भविष्य को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है? जी प्रियंका जी, देखिए बात ऐसी है कि अभी हमने निर्णय नहीं लिया है कि उनके साथ हम सहारा देने के खड़े हैं, तैयार हैं कि नहीं है। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जरूरत तो पड़ेगी, अगर आप कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आप भी तो उम्मीद लगा के बैठे हुए ना फिर। नहीं, जरूरत मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे ममता बनर्जी तकरीबन 10 साल पहले कांग्रेस के कंधों पे चढ़ के आई और उसी कांग्रेस को धक्का दे दिया और वो 2 मुद्दे पे आई थी पावर में। एक तो सिंगूर प्लांट, ऊपर से जिताड़ा रहने का प्लान था और उसके बाद उन्होंने अपने किसी भी वादे पे वो अटल नहीं रही ममता बनर्जी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा भी हुआ वो इसलिए होगा क्योंकि आइडियोलॉजी जो है लेफ्ट की और बीजेपी की नहीं मिलती हैं दूर दूर तक भी, ठीक है। तो बीजेपी को प्रिवेंट करने टीएमसी के साथ मिलती हैं, सीपीआईएम की विचारधारा टीएमसी के साथ मिलती है क्या? नहीं, मगर अगर दोनों की तुलना की जाए तो लेफ्ट की और बीजेपी की आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम अपार्ट है ना। और अगर आप देखें आइडियोलॉजी वाइज कांग्रेस की, हमने कांग्रेस से सीपीआई ने इस बार क्यों हाथ बनाया था, इसलिए हाथ बनाया था क्योंकि एक तरीके से। तो फिर केरल में मिलके क्यों नहीं लड़ रहे हैं सर? क्योंकि अगर आइडियोलॉजी इतनी मिलती है तो केरल में क्यों अलग अलग लड़ रहे हैं? केरला में अलग की कहानी अलग है। केरला को हम बंगाल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। केरला में पार्टियां तो दोनों ही है ना मोहम्मद अली साहब, बादल जी। पार्टियां तो दोनों वैसे ही हैं। बादल जी, मोहम्मद अली शाह कह रहे हैं कि टीएमसी को जरूरत पड़ेगी सहारे की, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने सहारे देने की बात भी कर दी है, मतलब दरवाजे खुले हैं उनके शब्दों के हिसाब से अगर देखा जाए। उनके पास दरवाजे और दीवारें दोनों ही नहीं है जी। जी बादल जी, बात अभी नहीं करी, वो पार्टी डिसाइड करेगी बाद में। एक मिनट रुकिए। मैडम ये जो कांग्रेस का जो लीडर बैठे हुए हैं, इनके गाले में जो उत्तरी है ना, ये उल्टा पहन है। ये उसकी तो मैं कांग्रेस बढ़ गया, सुन रहे कि नहीं मुझे पता नहीं भाई, सुन रहे थे ये उत्तरी हर जगह से हजारों जगह मिलता है। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए पहनना पड़ता है। तो जो गाले में पड़ा हुआ ना वो उल्टा पहनता है, उसको थोड़ा सा सीधा करने की बोलिए कांग्रेस के जो लीडर पहना है। और दूसरा जो बात है मैडम, जो देखिए ममता बनर्जी 10 साल में काम किया। आइए मैडम, मैं आपको भी इन्वाइट कर रहा हूँ और आपका चैनल को भी इन्वाइट कर रहा हूँ बंगाल में। सिलीगुड़ी से और पुरुलिया सागर पुरुलिया दक्षिण दिनाजपुर कुचबिहार हर जिला में घुमाऊंगा। सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, हर जगह स्कूल पर, जहाँ पर बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं उसका ड्रेस, खाना, मिड डे मील, जो बड़ा जो एग्जाम देगा 11, 12 उसका लैपटॉप मिलता है, सब कुछ फीस चिकित्सा क्या चाहिए आपको। शादी में जो गरीब का घर में 35,000 रुपया शादी के क्या नहीं दिया ममता बनर्जी ने। जन्म लेगा तो कोई महिला जन्म लेगा तो 5,000 रुपया, शमशान में जाएगा तो 2,000 रुपया, क्या नहीं चाहिए। सब कुछ ममता बनर्जी ने किया। अभी भी कोरोना काल 1 साल 1.5 साल हो गया, अभी भी राशन फ्री चल रहा है, फ्री में ममता बनर्जी राशन दे रहा है। तो यही है ममता बनर्जी, वो काम करते। लेकिन जो किया मैडम, जो किया, जो आपसे छोड़ा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा अमिता को, लेकिन मेरा दुश्मन नहीं है। मैं पॉलिटिकली मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? 20,000 लोगों को बाहर से लेके आया मैडम, जानते हर धर्म का के अंदर हर धर्म। ठीक है, ठीक है मोहम्मद अली शाह साहब, आप तो अपने दरवाजे खोल रहे हैं लेकिन टीएमसी का रुख बहुत अलग लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए जरा बादल जी, 6:30 बजे तक ही है हमारे साथ मोहम्मद अली शाह साहब, जरा उनसे कुछ सवाल ले ले, रुक जाइए। ठीक है मोहम्मद अली शाह साहब, मेजर मोहम्मद जी, रुख दिख रहा है आपको बादल जी का? टीएमसी का रुख दिख रहा है क्या फिलहाल? आप दरवाजे खोलने को तैयार है, स्वागत करने को तैयार है? दरवाजे खोल रहे हैं
मैंने कब बोला आप मेरे को दिखा दीजिए, मैंने कब बोला हो कि हाँ नहीं तो आप तो सीधे सीधे कह रहे थे ना कि उनको जरूरत पड़ेगी, मैंने ये जरूरत बोला, पड़ेगी और मैंने कहीं ये ना कहीं बोला सरकार बनाने के लिए उन्हें हमारे नहीं, साथ नहीं, आना नहीं, पड़ेगा। मैंने ये बोला जो एग्जिट पोल में अभी वेस्ट बंगाल में 292 में से अगर 152 दिखा रहा है, अगर 142 आया या उससे कम आया हाँ। तो क्या करेगी टीएमसी? ठीक है, तो तो आप ये कह दीजिए कि आप बिल्कुल सहारा नहीं देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे बिल्कुल। अब आप ये बताइए, अब आप खुद मानने को तैयार होंगे, आपके चैनल पे ही बोला है कि जो लेफ्ट है वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही बोला है। आप ये बताइए इसमें जिम्मेदारी की बात किसकी है? किसने जिम्मेदारी की बात करी इस पैंडेमिक में? आप देखिए देश के हालात क्या है। और जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने तो ये भी बोला है कि इलेक्शन कमीशन ने तो क्या देखिए अब दूसरे मुद्दे पे आ गए, अब आप ठीक है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। मेरा सवाल सीधा है, मेरा सवाल सीधा है। देखिए नहीं, मेजर मोहम्मद जी, मेजर मोहम्मद जी, देखिए एक मिनट मेजर मोहम्मद जी, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। आपने कहा कि देखिए अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से बीजेपी टक्कर दे रही है इस वक्त टीएमसी को, उस हिसाब से आने वाले समय में खासतौर पे 2 मई को जो नतीजे सामने आएंगे उसके चलते टीएमसी को शायद सहारे की जरूरत पड़ जाए, लेफ्ट के सहारे की जरूरत पड़ जाए। तो मेरा सीधा सवाल है, अगर जरूरत पड़ती है तो लेफ्ट अपने दरवाजे खोलेगा, स्वागत करेगा चंदन टीका लगाकर? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी ना। अच्छा, मतलब उस बाबत आप साफ कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो वो तो उसके बारे में अभी कहीं रखे हैं। जहाँ भी शुरू हुए थे अभी कहाँ है ये देख लीजिए। जी रमन साहब, देखिए ममता बनर्जी के पास अभी भी इतना वो नहीं है, दम नहीं है कि वो खुद एक सत्ता बना सके, ठीक है। और जो एग्जिट पोल अभी आप उनकी कमियां गिना रहे थे, अभी आप कह रहे थे, अभी आप उनकी कमियां गिना रहे थे कि इतने सारे उन्होंने वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया। तो आप ऐसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे कि जिसने कोई वादा पूरा नहीं किया जनता के साथ, उसके साथ खड़ा होना चाहेंगे क्या? तो अगर पार्टी ऐसा निर्धारण करती है तो नहीं, तो अल्टीमेटली पार्टी का डिसीजन होगा। ठीक अब है, ये बताइए मेरे को, ठीक है। अच्छा अब यही बात रही तो आप बताइए बीजेपी सरकार जब आई थी उन्होंने कितने वादे करे थे कि वो ये करेंगे वो करेंगे, कौन सा वादा निभाया? अच्छे दिन आने वाले हैं, आप देख रहे हैं ये अच्छे दिन, अभी आप खुद देख रहे हैं अच्छे दिन क्या हो रहे हैं। आप देखिए ये आपके चीनी मित्रों ने बनाया हुआ वायरस है, ये चीनी वायरस है मोहम्मद साहब। नहीं सर, एंड बीइंग एन आर्मी फेलो आपको भी पता है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है। तो मेरे ख्याल से हम उस विषय पे ना ही ज्यादा बात करें तो ज्यादा अच्छा है। आप तर्क रखिए, तर्क मत रखिए। आप जब हमेशा बोलते हैं ना, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ और आप हमसे सेंस बात करते हैं, तो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही होती है। लेकिन मैं आपको ये बोल दूं कि ये आपको दिख रहा है, मतलब क्या कयामत आ गई है? ये अच्छे दिन और कयामत को अच्छे दिन बोलेंगे है? और जो अपना काम खामोशी से कर रहा है, जो जिनका डॉक्टर, जिनका पॉलिटिकल लीडर, वरिष्ठ नेता 7 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुका है और पूरी देश देख रहा है। अब देश वालों को इतना दिमाग तो होगा ना कि किसको वोट देना है, तो समझ के किसको नहीं देना है, लोगों को दिखता है। ठीक है भाई, हर एक को हर बार हम बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ ठीक है, ठीक है। अगला एक और सवाल भी है, उस सवाल को लेकर भी चर्चा करेंगे, उसका जवाब भी अपने मेहमानों के साथ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए फिल्म। जब कहीं पर कोई समस्या होती है तो उसके बाद उस समस्या को झेल रही जनता ये उम्मीद करती है कि जब नई सत्ता आएगी या नई सरकार बनेगी तो उस बाबत उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन सत्ता आती जाती रहती है, सिस्टम वैसे का वैसा रहता है। ऐसे में अगर असम की बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, पुडुचेरी की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, केरल की बात की जाए, वहां पर अगर मान लीजिए सत्ता का परिवर्तन होता है, हालांकि अगर देखा जाए नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सत्ता का परिवर्तन होता है तो क्या कुछ सिस्टम में बदलाव आएगा? बात करने के लिए, जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान है हमारे साथ रमन मलिक जी। बहुत उम्मीदें हैं आपको पश्चिम बंगाल से, बहुत ज्यादा मेहनत भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया था कि पेंडेमिक के दौर में भी बाकायदा अमित शाह वहां पहुंचते हैं, देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं, रैलियां करते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, मतलब जी तोड़ मेहनत। उम्मीद जाहिर है कि आपको होगी पश्चिम बंगाल के। लेकिन मान लीजिए अगर सत्ता आपके हाथ में आती भी है तो पश्चिम बंगाल के लिए कुछ तैयारी भी है, सिस्टम में बदलाव लाने की कोई तैयारी है? खासतौर पे ये जो फिलहाल कोरोना काल चल रहा है, क्या रोड मैप है पश्चिम बंगाल के लिए? देखिए, जिस प्रकार से आपको भी अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि एक टिप्पणी माननीय हाईकोर्ट ने करी थी कि अगर आपसे नहीं संभलता तो केंद्र सरकार को दें। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज बता सकता हूँ कि जब भी कहीं दिक्कत आई है, केंद्र की सरकार ने हर जगह, चाहे वो हमारी पार्टी से रूल स्टेट हो या ना हो,
अगर किसी ने हमारी मदद मांगी या कहीं मदद की जरूरत पड़ी है तो इस सरकार ने भारतीय सरकार होने के नाते सबकी मदद करी है और अच्छे तरीके से करी है। अब बात आती है उन प्रदेशों की जिन्होंने जानते बूझते हुए ऐसे ऐसे काम करे हैं जो शायद लोग कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन उसका मेरे ख्याल से विवरण करना अभी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ना ही अभी हम वो विषय बात कर रहे हैं और ना ही इस समय इस तरीके की बात की कोई आवश्यकता है। जब समय आएगा तो हम पूरा विश्लेषण करेंगे, आप भी, हम भी और सारे। लेकिन फिलहाल मैं इतनी सी चीज पूछना चाहता हूं कि इनके विपक्ष के बहुत सारे नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इधर उधर सारे जितनी जमात है सारी इकट्ठी कर लीजिए, उन सब ने बड़े एक विचित्र तरीके से वैक्सीन को लेकर अलग अलग अभद्र बेवकूफाना टिप्पणियां करी इनके नेताओं ने। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये 2 वैक्सीन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को ना लगी होती तो 88 साल की उम्र में कोरोना को जीत के वो नहीं आ पाते। मैं यही आपको दर्शाना चाहता हूँ इस वक्तव्य से कि हम इस समय आऊंगी आपके पास विजय कौशिक जी, आपको वक्त मिलेगा अभी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। जी आप बात पूरी कीजिए रमन जी। मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी कि हम इस समय हम बन के काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। हम मैं बन के नहीं करना चाहते। जो भी इस हवन में, इस यज्ञ में देश को बचाने के लिए हम बनना चाहता है, हम उसके साथ। ठीक है, और वो हमारे साथ। ठीक है विजय कौशिक जी, सीधे सीधे रमन जी का कहना यह है कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं गलतफहमियां फैलाई, चाहे फिर वो दवाइयों को लेकर हो, वैक्सीन को लेकर हो, और इस बाबत यही कारण रहा है कि स्थिति इतनी बुरी हो गई है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो राजस्थान की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, वहां पर भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जो फेलियर है उस बाबत अगर मान लीजिए कांग्रेस को उम्मीद है कि देखिए पश्चिम बंगाल में गठबंधन में हम आ सकते हैं, असम में हम आ सकते हैं, केरल की आप काफी उम्मीदें वहां से लगाकर बैठे हुए हैं, पुडुचेरी से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, सिस्टम को बदलने को लेकर भी कुछ प्लान है या नहीं है? क्योंकि हालात तो लगातार बाहर होते जा रहे हैं हाथ से। मैं जवाब दे दूं। हाँ देखिए, सबसे पहली बात विजन होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, अगर आपके पास कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। भाजपा के पास कोई योजनाएं नहीं है। हमने क्या योजना बना रखी है मैं आपको बताता हूँ। होना ये चाहिए, अब जैसे हमारी वहाँ कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जिला लेवल पर एक हॉस्पिटल को आपातकालीन सेंटर बनाया जाएगा। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, सबको उसके साथ जोड़ा जाएगा। कोई भी पेशेंट है उसे अलग अलग अस्पतालों में भटकने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधा आपातकालीन सेंटर में जाएगा, उसको कोरोना है या नहीं है वहां से तय करके उसे बेसिक ट्रीटमेंट थोड़ा सा इंतजार कीजिए रमन जी। हाँ, जहाँ जिन अस्पतालों में, जिन नर्सिंग होमों में बेड खाली हैं वहां पर एडमिट कराया जाएगा। इसके अलावा जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, जितनी भी दवाइयों के स्टॉक जहाँ जहाँ हैं वो सब सरकार की निगरानी में रहेंगे। डॉक्टर जिसके लिए जरूरी समझेंगे उनको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे देश में आज कालाबाजारी चल रही है उस कालाबाजारी को हम बढ़ाएंगे, उस पर तुरंत रोक लगाएंगे। यह हमारी प्राथमिकता होगी। ठीक है, एक बात बताइए विजय कौशिक जी, एक बात बताइए विजय कौशिक जी, जिन राज्यों में आप सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं उसके लिए तो आपको सिर्फ इतना सा पूछना है, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों में इनकी कुछ सरकारें हैं, वहां तो ये ब्लूप्रिंट चालू कर देते प्रभु, वहां तो चालू कर देते। ये मोदी तो कालाबाजारी कम होती और दिल्ली के अंदर 52-53 हजार रेमडेसिविर की आती है इंजेक्शन और 2500 का पता लगता है। कोर्ट भी पूछता है कि बाकी कहाँ उड़ गई साहब। कोर्ट तो केंद्र सरकार से भी बहुत कुछ पूछ रहा है। ठीक है विजय कौशिक जी, हाँ जवाब तो दे रहे हैं हम। हाँ हर एक चीज का जवाब दिया। ठीक है विजय कौशिक जी, कि इन्होंने तो वैक्सीन में भी घोटाला कर दिया। हमारे देश में 2 वैक्सीन लॉन्च हुई थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है नहीं तो उनका, रमन जी का एक सवाल तो वाजिब है ना विजय कौशिक जी, उसका तो जवाब दोगे ना आप जिन राज्यों में सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं उसके लिए तो आपने ब्लूप्रिंट बता दिया, लेकिन जिन राज्यों में आप पहले से सत्ता में हैं वहाँ के हालात तो खराब होते जा रहे हैं, ब्लूप्रिंट वहाँ पे क्यों नहीं लागू किया? वो भाजपा की मेहरबानी से खराब हुए ना मैडम, वो भी तो सुन लीजिए आप।
वही तो फिर तो डिबेट का कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई जवाब नहीं हुआ विजय कौशिक जी। मतलब जहां आप सत्ता में आएंगे, एक मिनट, जहां आप सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, वहां क्या आप अपने पैरों पे खड़ा हो पाएंगे? ना हो मैडम, सुनो, जहाँ भाजपा का सीएम हो तो सीएम खराब, और जहाँ भाजपा का सीएम ना हो वहाँ प्रधानमंत्री खराब। ठीक है। अपनी बात मैं बोल दूं। देखिए, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में आईसीएमआर की रिपोर्ट आ चुकी है। नहीं वो नहीं, वो उस सवाल का जवाब आप आपसे बाद में लेंगे, लेकिन आपने अभी जो कहा, जब दोनों वैक्सीन एक मिनट विजय कौशिक जी, नहीं एक मिनट विजय कौशिक जी, 90% लोगों को कोविशील्ड क्यों लगवाई? देखिए सीधा सा सवाल था मेरा, सीधा सा सवाल था। आपने जिन राज्यों में आप सत्ता में आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, सपने देख रहे हैं कि आपके पार्टी से मुख्यमंत्री वहां बनेंगे, तो उन राज्यों के लिए ब्लूप्रिंट आपने बता दिया, पंजाब, राजस्थान और झारखंड जहां आप गठबंधन में हैं। इसके अलावा अगर जो दूसरे राज्य हैं जहां आप इस वक्त सत्ता में हैं, वहां के लिए ब्लूप्रिंट नहीं है क्या आपके पास? और वहां के लिए फिर बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो गई? वहाँ जितना कंट्रोल हमने किया है, लेकिन जब केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी, तो जिन राज्यों में आप सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, तब भी तो केंद्र में बीजेपी ही रहेगी ना, फिर वहां पे कैसे काम करेंगे? अगर केंद्र की सरकार घोटाला करते हुए कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगवाएगी, तो राज्य सरकारें क्या करेंगी बताइए ना। अगर केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देगी और तमाम तरह की दिक्कतें खड़ी करेगी, तो जो पैसे दिए थे होगी और देश को चुनाव में रोके रखेगी अपने फायदे के लिए, प्लांट करने के लिए पैसे दिए थे, वो आज जो मुर्दा है उनको जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ रही है, लकड़ी के रेट बढ़ गए, काला बाजारी बढ़ गई। ठीक है, राहुल लाल जी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। राहुल लाल जी, मान लीजिए अगर सत्ता परिवर्तन होता भी है या फिर सत्ता वही रहती है, परिस्थितियां क्या होंगी वो 2 मई को ही सामने आ पाएंगे। सवाल यह है सिस्टम में कोई बदलाव आएगा या नहीं, क्योंकि सिस्टम की मार इस वक्त पूरे देश की जनता भुगत रही है। प्रियंका जी, काफी गहन सवाल है आपका ये, क्योंकि हम लोग हमेशा सत्ता बदल देते हैं लेकिन सिस्टम हमारा वही रह जाता है। तो लोगों ने देखिए इतनी आकांक्षाओं के साथ सब कुछ, देश में कितनी % बहुमत की केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कितनी आकांक्षाओं के साथ लोगों ने 2019 में भी सरकार को चुना होगा उस समय, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो पूरा हमारा व्यवस्था है उसके काम करने का शैली बिल्कुल उसी रूप में है। तो जो सिस्टम है वो कहीं से भी उसको सुधार करने का कोई गुंजाइश हमें नजर नहीं आ रहा है। वैसे में जबकि नेतृत्व को और ज्यादा गंभीर होना चाहिए इन मामलों को लेके। इस समय देखिए, जब कहा जाता है कि प्रियंका जी की जब संकट की घड़ी होती है तो उसमें घर का मुखिया जो है तो उसकी भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। तो ना तो वो मुखिया उस रूप में नजर आ रहे हैं जो कि हम पूरे संकट के घड़ी का प्रबंधन करते। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के मामले में एक तरह से दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से शामिल है। पिछले साल हर किसी को पता था कि कभी भी हम लोग, अभी मान लीजिए कोरोना के इस समय एक वेव चल रहा है, हो सकता है कुछ अभी ये वेव खत्म हो जाए तो कुछ समय बाद और भी चलेगा, लेकिन हमारा सिस्टम बिल्कुल शांत सा हो गया कि नहीं, अब कोरोना के केसेस घट गए। तो जो हम लोग एक सुस्ती सी होती है वो सुस्ती सी आ गई पूरे व्यवस्था में, जबकि होना ये चाहिए था कि किस तरह से अगर अचानक से एक इस परिदृश्य की कल्पना नहीं की हमारे व्यवस्था ने कि जब ऑक्सीजन की भारी डिमांड होगी हम उसको कैसे सप्लाई करेंगे। तो समय रहते जो चीजें अभी हम लोग आग लगने के बाद जो कुआं खोदा जा रहा है, अगर यही सिस्टम अगर सही होता तो हम लोगों को इन समस्याओं से 2-4 नहीं होना पड़ता। तो ये एक तरह से कहीं न कहीं सिस्टम का भी फेल्योर है और सरकार का भी फेल्योर है पूरी तरह से, मैं एकदम मानता हूँ। और अभी देखिए प्रियंका जी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार देश संचालित हो रहा है। ऐसे में देखिए बीजेपी ये नहीं कर सकती, केंद्र सरकार ये नहीं कर सकती कि राज्य सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको एक तरह से हमारा व्यवस्था जो है वो अनुसंधात्मक ढांचा है, अर्थात यहाँ पे जब आप समान स्थितियां संघात्मक प्रकृति पूरी तरह से काम करती है, लेकिन जब इस तरह से आपातकालीन स्थितियों में हमारा संविधान का ढांचा हमारे एकात्मकता की ओर ले जाता है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वो बहानेबाजी नहीं कर सकती। मैं अभी भी अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया केंद्र और राज्यों के बीच में बेहतर तालमेल बना के एक सुव्यवस्थित व्यवस्था तैयार किया जाए। आप अगर ऑक्सीजन का आवंटन कर रहे हैं सही ढंग से कीजिए। रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कमी क्यों हो जा रही है, क्यों कालाबाजारी हो जा रही है? आप डिमांड सप्लाई जब तक आप सही नहीं करेंगे तब तक ये कालाबाजारी आप रोक ही नहीं सकते, चाहे आप रासुका लगा दीजिए कुछ भी कर दीजिए। तो इसलिए आपको अब इस सिस्टम में सुधार की प्रियंका जी बहुत सख्त जरूरत हो गई है। ये सड़ा वाला सिस्टम बहुत लंबा चला, लेकिन अगर राज्य बनता किसके लिए, देश होता किसके लिए, नागरिकों के लिए होता है। नागरिकों की सुरक्षा सबसे प्रथम दायित्व होता है। अगर देश या राज्य वो काम भी नहीं कर सकता है तो फिर उनके होने न होने का सामान्य लोगों के लिए मतलब क्या है? ठीक है रमन जी, सिस्टम पर सवाल खड़ा होने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है, प्रशासन पर सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पर जवाब है आपके पास राहुल लाल जी की बात का? मैं बता
राहुल जी एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि आप भी, राहुल जी भी, और मेरे जो दोनों मित्र कांग्रेस और टीएमसी से हैं वो भी ये मानेंगे मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। लोकतंत्र जो हमारा है वो उसके पास दो सरकारें होती, एक स्थिर सरकार हो, स्थायी सरकार है, एक अस्थायी सरकार है। जो स्थायी सरकार है वो ब्यूरोक्रेसी है इस देश की, जो कि एग्जीक्यूटिव है, और अस्थायी सरकार वो है जो निर्वाचित लोग आते हैं। हम 5 साल के लिए आते हैं, हम सिस्टम्स बनाने की करते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन ये जो तालमेल है ये विचारधाराओं का और कार्य प्रणाली का तालमेल है। इसके साथ साथ एक चीज हमको समझनी चाहिए कि ये जो एग्जीक्यूटिव है ये भी हमारे देश, प्रदेश, समाज में से ही आता है। इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा। नहीं, लेकिन हाँ, तो अभी अगर हालात बेकाबू हो रहे हैं तो क्या तालमेल की कमी है क्या ब्यूरोक्रेट्स के साथ? नहीं, मैं ये समझता हूँ। और 2020 में तालमेल अच्छा था क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आपको सुनिए। हाँ। ये जो तालमेल की बात कह रहा हूँ ना, ये एक विषय है। दूसरा विषय अगर आपने आज इसी बात पे करना है कि ये क्यों हुए, कैसे हुए, तो मेरे को लगता है कि जो विभिन्न प्रदेशों के अंदर मूवमेंट ट्रैक्स थे कि जी कितना मूवमेंट कहाँ, कैसे, कब हुआ, ये हम दिसंबर से चालू कर दें आकलन करना, बहुत सारी जो परिस्थिति है सामने आ जाएगी, साफ हो जाएगी। मैं बार बार आपकी चैनल पे भी और दूसरी चैनल पे भी ये बात बोल रहा हूँ। करने को मैं इस विषय के ऊपर अभी भी डिबेट कर सकता हूँ और आंकड़ों के साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम इस कोरोना महामारी के ऊपर फिलहाल की जो सेकेंड वेव है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर लेते, ये आकलन करना कि ये दूसरा बम फटा कैसे और कहाँ से, ये मेरे ख्याल से टाइमिंग उसकी गलत होगी। क्योंकि आज सारी कंसंट्रेशन, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सामाजिक जीवन में, चाहे वो कांग्रेस से हो, टीएमसी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो सीपीआई से हो, चाहे वो पत्रकारिता में हो। आज मैंने एक अपने बड़े अच्छे मित्र जिनके साथ डिबेट पे बैठता था अक्सर, रोहित जी, उनको खोया है। तो मैं इतनी चीज ये बोल सकता हूँ कि ये समय इस महामारी पे जीतने का है और उसी में सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिवाद करने के बहुत मौके बिल्कुल इस महामारी से जीतने का है, लेकिन उसी में सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए, अगर चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकारें हों, सिस्टम के बदलने की अगर मंशा रखती, इच्छा रखती, विल पावर रखती, तो कहीं ना कहीं आज जनता इस सिस्टम की मार नहीं झेल रही होती। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में खासतौर पर जब बीजेपी को भी बहुत सी उम्मीदें हैं, टीएमसी को भी बहुत सी उम्मीदें हैं, तो ऐसे में क्या सिस्टम में बदलाव की उम्मीद आम जनता रख सकती है? बड़ा सवाल है। ये मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए बादल देवनाथ जी। एक तरफ पश्चिम बंगाल में विपक्ष भी यही कहता आ रहा है कि ममता बनर्जी ने अपने किए हुए वादे पूरे नहीं किए, जिसका जवाब जनता जो है वो चुनाव में दे चुकी है। नतीजा 2 मई को सामने आ जाएगा। तो इस बार चूंकि आप बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ एग्जिट पोल आपके फेवर में भी है, तो सिस्टम को बदलने को लेकर भी कोई रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, या फिर पिछली गलतियां दोहराई जाएंगी? मेरा पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा, हाँ। जब कोई पंजाब का, आंध्र प्रदेश का, दूसरे राज्यों का नाम लेके बात करते हैं तो उस समय मुझे नहीं पकड़ना चाहिए आपको। और दूसरा घुमा फिर के वही बंगाल के बना के मत ढूंढ लीजिए। और जो आपने जो सवाल किया है उसका तो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट बनाने के बाद भी तय होगा कैसे किया जाएगा। और इलेक्शन चुनाव से पहले जो पार्टी की मैनिफेस्टो है तो मैनिफेस्टो को तो सब चलेगा, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ। ये पार्टी का सिस्टम है। दूसरा बात है तो मैडम, जो आपको अपना करना चाहिए भाजपा को, जो लोग बंगाल में आके सुनार बांग्ला तो नहीं कह सकते, कहते हैं सुनार बांग्ला। तो सुनार बांग्ला का जो बात इन्होंने किया है, मैं उसके ऊपर मैं दूसरा लाइन मैं आपको कहना चाहता हूँ। जो लोग डेवलपमेंट का बात इसको करते हैं, उनको इस पर रमन जी के पूछिए। जो निर्मला सीतारमण जी जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने 1 साल पहले डिक्लेयर किया था, पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर किया था, 2 साल के लिए डेवलपमेंट नीति होगा और इनकी फंड से 30% कटौती किया गया है। वो तनख्वाह हो, जो 25 करोड़ का जो काम होता है उसके ऊपर हो, लैंड में काम नहीं होगा, डेवलपमेंट काम 2 साल तक नहीं होगा।
क्योंकि कोरोना महामारी शुरू हुआ अपने देश में। दूसरा बात है, जो लोग 15 लाख का बात किया वो 15 लाख का बात नहीं निभाया, और 2 लाख का 2 करोड़ का नौकरी हाईस्पीड का ट्रेन जो स्मार्ट वीजा बात किया था, और स्वच्छ भारत अभियान बंद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इस बात की संकल्प किया, देशभर पता नहीं किया। ठीक है, कितना इन लोगों के भाजपा ने जवाब दिया था, वो बताया था जिनके लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ममता बनर्जी और फिर से जो एग्जिट जो आपको जो आज जो चर्चा है उसमें मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, आसाम में कांग्रेस गवर्नमेंट आ सकता है, क्योंकि आसाम का बात आपने मुझे भी एक बार नहीं पूछा, आसाम के बारे में आपने चले गए। आसाम में देखिए एनआरसी को लेकर मैं 3-4 बार आता पूछा, डिटेंशन एग्जाम में मैडम मैं बिस्कुट लेके पानी लेके गया, डिटेंशन का इतना बड़ा डिटेंशन एग्जाम आसाम में हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट 3000 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया, जो इंडिया में सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप आसाम में होगा। और जो डिटेंशन कैंप वहाँ पर है, हमारे यहाँ के लोग जिसको वहाँ पर लेके गया है, और हर दिन कोई ना कोई चीज दे रहा है, जो मेरा दे रहा है, वो लोग बोल रहे बाहर जाना करना पड़ेगा, ये सब गरीब लोग ना बाहर कुछ नहीं है वहाँ पर। ठीक है विजय कौशिक जी, ठीक है विजय कौशिक जी, जिन 5 राज्यों में जिसको लेकर बकायदा, ठीक है आपकी बात आ गई बादल दीवनाथ जी। विजय कौशिक जी, जिन 5 राज्यों में इस वक्त तो कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है, उसमें जीत का सेहरा बांधने के लिए या हार का ठेकरा फोड़ने के लिए चेहरा है? देखिए, अब अगर मैं भाजपा के लिए कहूँ, भाजपा के देखिए बात तो आपकी पार्टी की कर रही थी, मैं आप सीधे भाजपा पे पहुंच गए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो आपकी पार्टी के बारे में पूछ रही हूँ। सुनिए ना, पार्टी में चेहरा मायने नहीं रखता। हाँ, पार्टी एक संगठन जो सिस्टम चला, मतलब राहुल गांधी के सर पे सेहरा नहीं बांधेंगे ना आप, ये कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं बंधेगा? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि जीत का सेहरा बांधने के लिए या फिर हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई चेहरा है? वही सवाल था मेरा। हाँ, कांग्रेस पार्टी की जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, और हार कांग्रेस पार्टी की हार है। इसमें चेहरे की क्या बात है? जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं वो सभी जिम्मेवार हैं, अकेले राहुल जी जिम्मेवार नहीं है, और अकेले जीत के लिए जो है राहुल जी वो नहीं है, उसका श्रेय राहुल जी को नहीं मिलेगा, पूरी पार्टी को मिलेगा। तो राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी थोड़ी नहीं है हमारी। कांग्रेस पार्टी की जीत अगर होती है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में जितने लोग बैठे हैं उन सब की जीत होगी, जिन्होंने इन 5 राज्यों में मेहनत की, अपना खून पसीना बहाया है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर कहीं हमें निराशा का माहौल मिलता है इनके परिणामों को लेकर, तो ठीक है, उसमें पार्टी मंथन करेगी, उसके लिए कौन दोषी है, क्या गलतियां हुई हैं, उनका सुधार करके हम फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे। ये हार जीत तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है राजनीति में। ठीक है राहुल लाल जी, ठीक है राहुल लाल जी, अगर पश्चिम बंगाल के परिदृश्य से देखा जाए तो आखिर ज्यादा नुकसान किसको हो सकता है? मतलब इस वक्त किसका ज्यादा दांव पर लगा हुआ है, ममता बनर्जी का या फिर मोदी शाह की जोड़ी का? गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल के मामले को, तो पश्चिम बंगाल को लेके जो गृह मंत्री हैं वो काफी ज्यादा गंभीर रहे। आप अगर देखेंगे तो जिसमें बिहार के चुनाव चल रहे थे उस समय भी उन्होंने बिहार का एक भी दौरा नहीं किया उन्होंने, और उस समय भी अमित शाह की पश्चिम बंगाल की यात्राएं चल रही थी। तो एक तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा पैशनेट थी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से, क्योंकि जब उन्हें दिखा कि एक तरह से उन्हें लोकसभा चुनाव में काफी अच्छी सफलता मिली, 40% वोट शेयर मिला, तो उसके बाद से उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। तो इसलिए देखिए, ममता बनर्जी के साथ अगर हम लोग देखें वहां पे कि जो स्थितियां अब तो चुनाव हो चुके हैं वहां पे, एक चीज तो ये रही कि ममता बनर्जी के 10 वर्षों का शासन बनाम, दूसरा अगर तुलना की स्थिति देखें तो जहाँ पे कि एक विश्लेषण में हम लोग छोड़ देते हैं केंद्र सरकार के 7 वर्ष के सपन। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का सामना बहुत सारे बीजेपी के लोग या जो वहां पे मानते हैं कि अच्छा प्रदर्शन हो सकता है बीजेपी का, वो ये मॉडल बताने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी कुछ उसी तरह से आ रही है वहां पे जिस तरह से कि ममता बनर्जी आई थी। यानी कि जो इतिहास 2009 में दोहराया गया वो बीजेपी ने 2019 में दोहराया, फिर 2011 के इतिहास को 2021 में रिपीट किया जाएगा। लेकिन जब इस पूरी तुलना को करते हैं प्रियंका जी, तो उसमें एक चीज हम लोगों को आता है कि
ममता बनर्जी के पास 2011 में कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था। हाँ। लेकिन जब मोदी जी और बीजेपी जब वहां पे जा रही है तो उनके साथ 60 वर्षों का देश में उन्होंने जो कामकाज किया है वो भी चीजें उनके पास जुड़ रही हैं उनके पास। तो एक तरह से देखिए पूरे स्थिति में ये जो चीजें रहने वाली, जो मेरा व्यक्तिगत आकलन जो मुझे दिख रहा है, बीजेपी की 3 सीट से वो काफी आगे जाएगी, लेकिन वहां पे एक कंफर्टेबल आराम से आसानी से सरकार जो है वो ममता बनर्जी बनाने में मुझे सफल नजर आ रही है। ठीक है। अगर ऐसा घटनाक्रम अगर घटा, हाँ। ममता बनर्जी इन सब परिस्थितियों के बीच में अगर वो बना लेती है तो फिर बीजेपी के लिए तब फिर ये बड़ी एक टेंशन वाली चीज होगी कि उन्होंने इतनी ज्यादा एनर्जी होती उसको। अगर आप किसी बीजेपी के नेता से पूछ लें कि पश्चिम बंगाल और असम, तो वो असम को भी एक बार हारने के लिए तैयार है वो। हाँ। लेकिन पश्चिम बंगाल को वो हारने के लिए बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तौर पर वो तैयार नहीं है। वो साइकोलॉजिकली वो उस लड़ाई को वो हर हालत में जीतना ही चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल जो नतीजे आने हैं 5 राज्यों के बाकायदा वो 2 मई को आएंगे। ऐसे में सत्ता किसके हाथ में आएगी ये एक बड़ा सवाल है, उसके लिए बाकायदा 2 मई के इंतजार करना होगा और शाम तक जो तस्वीर होती है बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो सत्ता जिसको देती है, वो जनता का ख्याल सत्ता में आने के बाद कितना रखते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए PN के साथ।